नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा पहले ही जता रहे हैं। देश के सभी राज्य नियमों में ढील दे रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ दिख रही है। सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती भीड़ को लेकर गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव ने सारे राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना के खिलाफ 5 सूत्रीय रणनीति के तहत काम करने के लिए कहा है। यह है एप्रोप्रिएट बिहेवियर, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। इस बीच डरावनी खबर यह है कि कोरोना एक बार फिर से रूप बदल चुका है। इसका नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस। दूसरी लहर कोरोना की डेल्टा वेरिएंट के कारण आई थी। अब एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर डेल्टा प्लस वायरस के कारण तीसरी लहर आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि वायरस के इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की दवा का असर भी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि डेल्टा प्लस आखिर कितना खतरनाक है। इस वायरस पर क्या किसी वैक्सीन का असर होता है? अगर होता है तो किस वैक्सीन का कितना असर होता है? एक डोज लगवा चुके लोग इस डेल्टा प्लस की चपेट में आ जाएं तो कितना खतरा है? इन सभी बातों के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस के डायरेक्टर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील, मसीना हॉस्पिटल में संक्रामक रोगों की सलाहकार और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा, एम्स दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और वैक्सीन ट्रायल के इंचार्ज डॉक्टर संजय राय, पंचकुला के एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अंचित नारायण और मलिक रेडिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक। इन सभी मेहमानों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और नतीजा ये कि धीरे धीरे राज्यों में ढील और छूट दी जा रही है। ढील मिलते ही ढिलाई भी शुरू हो गई है। दिल्ली सहित देश के अलग अलग बाजारों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पाबंदी हटते ही लोग कोरोना को भूल गए। ना ही मास्क ठीक से लगाने की चिंता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही किसी को ख्याल है। मैडम, मास्क लगाने में दिक्कत होती है? सर अभी कुछ खाया था इसलिए नहीं लगा। बिना मास्क के खड़े हो क्यों? सॉरी सर, पानी पी रहा था मैं। आपको मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। पानी सर, मैंने पानी पिया था, इस बारे में यहाँ रहता हुआ था मास्क। भैया मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? जेब में रखने के लिए। अच्छा, तो ये देखिए मास्क ही नहीं नज़र आएगा लोगों के मुंह पे। ऐसे ही हालात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को आगाह किया है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ढील देने के साथ साथ सावधानी जरूर बरतें। सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर कराएं। इसके साथ ही टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का काम भी जारी रहे। गृह सचिव ने कहा कि कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन सतर्कता और गंभीरता जरूरी है। सुधरते हालात के पीछे खतरे की एक और लहर दम साधे बैठी है, क्योंकि कोरोना वायरस ने अपना रूप फिर बदल लिया है। दूसरी लहर की वजह कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बना था। अब डेल्टा वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल चुका है, यानी वायरस अपग्रेड हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन यानी कोरोना पर दिखने वाले कांटों में बदलाव से डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर का अंदेशा लगाया जा रहा है। वैज्ञानिक अभी पूरी तरह इस वायरस का बर्ताव नहीं पता कर पाए हैं। कहा जा रहा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना संक्रामक और कितना खतरनाक हो सकता है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आशंकाएं बहुत सी हैं। बताया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा घातक है। इस पर एंटीबॉडी कॉकटेल नाम की दवा का असर भी नहीं हुआ। हालांकि अभी इस वेरिएंट पर रिसर्च जारी है, लेकिन इतना तय है कि तीसरी लहर इसी वायरस के कारण आने वाली है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ढिलाई के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि लापरवाही से कोरोना की तीसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक साबित होगा। क्या तीसरी लहर दूसरी लहर से बहुत ज्यादा घातक होगी? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा लोगों की जान लेगा? क्या डेल्टा प्लस ज्यादा तेजी से फैलता है? क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है? और वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोग तीसरी लहर में कितने सुरक्षित होंगे? बाकी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा हैं और डॉक्टर रवि मलिक। डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर, ये क्यों कहा जा रहा है?
तो ये हम वायरल बीमारियों में देखते हैं। वायरसेस का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बदलते रहते हैं ताकि वो फैल सके। हमने सेकंड जो वेव देखी वो इसी कारण देखी क्योंकि हमारे पास डेल्टा वेरिएंट था और हमने देखा सेकंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट था वो बहुत ज़्यादा फैलता था। इसलिए हमने सेकंड वेव का जो केसेस थे वो इतने ज़्यादा थे। और ठीक उसी तरह वायरसेस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, वो उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। काफ़ी बार ये म्यूटेशंस कुछ नहीं करते पर काफ़ी बार उनकी प्रॉपर्टी बहुत बदल जाती है। और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें अभी दिखना चालू हुआ है, ये डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा-सा अलग है और ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद जो पिछली इम्यूनिटी है उसको शायद इवेड करे। तो काफ़ी देशों में जैसे हमने जो हमारा सेकंड वेव देखा वो हमने डेल्टा वेरिएंट की वजह से देखा। काफ़ी देशों में थर्ड वेव डेल्टा वेरिएंट की वजह से आ रहा है। तो हमें सतर्क रहना है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई वेव अगर जभी भी आएगा तो कोई वेरिएंट की वजह से आएगा। पर जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं इस वेरिएंट को लेकर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो वेरिएंट पे काम करे, नहीं करे, वैक्सीन काम करे, नहीं करे। एक जो चीज़ काम करती है हम उसकी बात नहीं इतना कर रहे हैं और वो है मास्क। कोई नए वेरिएंट के नए मास्क की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें मास्किंग के ऊपर अभी क्योंकि हमें बाकी इस वेरिएंट के बारे में नहीं पता, हमें मास्किंग पे बहुत लोगों को इस पे प्रभाव देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन रिपोर्ट देखी तृप्ति गिलाड़ा, हमने देखा कि कैसे लोग जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद लोग भूल गए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल गए हैं, वो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, मतलब अगर 6 से 8 हफ्ते यानी 1.5 से 2 महीने का करीब वक्त है जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, सर अभी भी क्या आपका आकलन कहता है कि बच्चों पर ये तीसरी लहर होगी? और आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण आपको दिखाई देता है इसके लिए? देखिए, तीसरी लहर जो आना है उसके चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 6 से 8 हफ्ते में आएगी या 4 महीने में आएगी, इसकी प्रिडिक्शन करनी बड़ी मुश्किल है। ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है। पहले भी हमने बहुत प्रिडिक्शंस की हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने ये देखा हमारी बहुत सारी प्रिडिक्शंस गलत हुई हैं। लेकिन अब हम आते हैं, तीसरी वेव अगर आती है तो उसे प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि हमें वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए और तेजी से वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन जो है अगर एक डोज भी लगती है तो उससे भी हम लोगों को जो है काफी प्रोटेक्शन मिल सकती है वैक्सीन से। दूसरी चीज है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बड़ा जरूरी है। अपने आप को वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रखें। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो धार्मिक है, उनका बिल्कुल पार्ट ना बने। और लोग जो है उनकी मेमोरी बड़ी कम है। मैं भी अब देख रहा हूँ कि लोग एकदम से जो है मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी भूल गए हैं और जत्थों के जत्थों में निकलने शुरू हो गए हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए। सेकेंड वेव में हमने बहुत सारी मौतें जो हैं की है। नाउ वी शुड हैव जीरो टॉलरेंस। अब हमारे पास मौतों की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब जहां तक बच्चों की बात है, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, पीडियाट्रिशियन भी हूँ और वैक्सीनेशन भी चलाता हूँ, मैंने देखा है एक तो लोगों में वैक्सीनेशन की थोड़ी जील कम हुई है। दूसरा यह है कि बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे हमारे वल्नरेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 18 साल से छोटे बच्चे एक को भी अभी तक इस देश में वैक्सीन नहीं लगी है। तो सरकार से भी ये गुजारिश है कि जो बच्चों के ट्रायल्स हैं वैक्सीनेशन के वो फास्ट करें एकदम से, और बाहर से कोई इंपोर्ट हो सके। जो वैक्सीन ऑलरेडी बच्चों में लग रही है उनको भी हमें लगाना चाहिए। जब तक हम ये सारी सावधानियां नहीं बरतेंगे ये वेव आ जाएगी। और डेल्टा प्लस जो है, जिस तरह से ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी रेजिस्टेंट लग रहा है, हो सकता है कि ये वेरिएंट ज्यादा घातक हो। अभी इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदुस्तान में केवल 9 केसेस अभी तक 7 स्टेट्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हैं। उसके ऊपर शोध जारी है, लेकिन संभवतः ये ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है, यंगर एज ग्रुप को भी इन्वॉल्व कर सकता है और शायद वेव जल्दी भी आए। 100 बातों की एक बात यह है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए, वैक्सीन लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। बाहर केवल तभी निकले जब जीविका कमानी हो या कोई एसेंशियल काम हो, जब तक ये खतरा टल ना जाए या हमारी हर्ड इम्यूनिटी 60 से 70% ना हो जाए। डॉक्टर संजय राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, एम्स में वैक्सीन ट्रायल के इंचार्ज भी। आप सर, क्योंकि आप बहुत कम समय के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में रहेंगे, इसलिए जल्दी से आपसे कई सारे सवाल जहन में, इसलिए क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया ये कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ रही है। सर, ये क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब तो डॉक्टर गुलेरिया ही दे सकते हैं। ये प्रेडिक्ट करना रियली बहुत डिफिकल्ट है कि 6 से 8 हफ्ते में आएगा या 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 9 महीने बाद आएगा। देखिए, किसी भी वेव का आना डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर होते हैं जिस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। उसमें हम एपिडेमियोलॉजी में बात भी करते हैं एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट की, कि क्या होस्ट ससेप्टेबल है
अगर होस्ट ससेप्टेबल है मीन जिनको इन्फेक्शन हो सकता है, तो डेफिनेटली तीसरी वेव। और जहां हमने ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ा वो आना ही आना है। लेकिन जहां तक कुछ मेट्रो सिटीज इसकी बात करूं, नेचुरल इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है लोगों को, तो एक ससेप्टेबल पूल यूजुअली कम होता जा रहा है। वह बढ़ सकता है कैसे? अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ गया जो उसको जो है कंप्लीटली इम्यूनिटी को, नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास कर दे, जो कि अभी तक जितने वेरिएंट हैं इस समय बेस्ट प्रोटेक्शन नेचुरल इम्यूनिटी दे रहा है, वह अगर उसको बाईपास करने की क्षमता रखता है तो वह वेव जो है कितना भी बड़ा हो सकता है। और वह फिर अगर नेचुरल इम्यूनिटी को स्केप करने की कैपेसिटी है उस वायरस में, न्यू वायरस में, तो वो वैक्सीन की इम्यूनिटी को तो इजीली स्केप कर लेगा, जैसा अभी डेल्टा वेरिएंट के साथ थोड़ा बहुत लग रहा है। जो अपनी कंट्री में है अभी तक जो है दोनों ही वैक्सीन जो हम लगा रहे थे, डेल्टा वेरिएंट यहाँ अक्टूबर से रिपोर्टेड था, जो B1617.1 और 1.2 जो था, जो 0.2 को जिसको डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने जो डिक्लेयर किया हुआ है, वो ये नहीं कि अभी तुरंत आया था, अक्टूबर से था। बट हमारे दोनों ही वैक्सीन जो है, जो यहाँ की स्टडीज हैं उस पर इफेक्टिव है। लेकिन ये जो डेल्टा प्लस है 1617.2.1, उसमें थोड़ी सी अभी जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अभी डेटा जो अपना रिलीज किया हुआ है, उस पर उन्होंने शंका जाहिर की है कि शायद यह एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है। और अगर एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को स्केप करने की क्षमता है तब तो रियली किसी भी तरीके की कोई भी लहर आ सकती है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, हमें उसको मॉनिटर करते रहना। जेनेटिक सीक्वेंसिंग का इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि हम कितना उसको अच्छी ढंग से मॉनिटर करते हैं। सर ये जो डेल्टा प्लस है, सर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है? अभी तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही है ये। अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब तक एविडेंसेस नहीं हो जाते हैं, देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत से हैं, हर कंट्री के अपने अपने अलग वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। लेकिन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है, जब तक एविडेंसेस नहीं आ जाते हैं तब तक हम उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं लेते। या तो इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो, जैसे अगर डेल्टा से जो है डेल्टा प्लस की भी और ज्यादा, और डेल्टा की ऐसे ही अल्फा से ज्यादा थी, अल्फा की ज्यादा थी। जब अल्फा आया था यूके में फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था, उस समय की 50% के आसपास जो है उसकी जो है इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, जो ओरिजिनल वुहान वायरस था। डेल्टा की जो है उससे जो है अल्फा से ज्यादा मानी गई। और अगर डेल्टा प्लस उससे भी ज्यादा इन्फेक्टिविटी है, बहुत ही हाई इन्फेक्शियस है, तो बहुत ही कंसर्न हो सकता है। लेकिन अभी एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। अभी तो आइडेंटिफाई हुए हैं, बट पिछले 1 वीक में अगर आप यूके के केसेस को देखें तो सबसे ज्यादा केसेस जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही मिले हुए हैं उनके, ऑलमोस्ट 90%। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे यहाँ भी, यानी देश में शायद 6 से 7 केसेस अभी तक आ चुके हो, या हो सकता है उससे कुछ थोड़े ज्यादा भी हो। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो क्या अभी इसको घातक नहीं माना जाए, अभी इसको खतरनाक नहीं माना जाए? नहीं, हमेशा खतरनाक मान के चलना ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर आप जो है कम से कम अगर खतरनाक मान लेंगे तो एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अगर आप खतरनाक नहीं मानेंगे और कल कहीं खतरनाक हो गया तो ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा देगा। कल अगर खतरनाक नहीं होता है उतना तो ठीक है, हमने ज्यादा एहतियात बरता। इसलिए जो है खतरनाक मान के ही हमें सारे इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, ये मानते हुए हमें करना चाहिए कि हाँ ये वायरस बहुत ही खतरनाक होगा। कल ये हो जाता है कि नहीं, जो डेल्टा से भी डेल्टा प्लस जो है उससे कम इन्फेक्टिविटी है उसकी, या उसकी जो है सीवियरिटी जो है उससे कम कर रहा है, वो एक अलग इशू हो गया। बट जब भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हमें आता है तो हमें उसको खतरनाक मान के ही हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने लेट कर दी उसमें ये पता करने में कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न था तो शायद जो है लेट होने पे जो है हम डैमेज हो चुका होगा और फिर हम वही फायर फाइटिंग करते रहेंगे। सो फायर फाइटिंग की ये ना हो, स्थिति ना है। इसलिए जो है हमें जब भी कोई वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसको जो है बिल्कुल ये कहूं मैं कि युद्ध स्तर पे जो है उसका हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए कि ये कितना डैमेज कर सकता है, और जो भी वर्स्ट पॉसिबल हो वो हमें सोच के जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सर तो आप जरा ये समझाइए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो नहीं हो रहा है वो बड़ी वजह बनेगी तीसरी लहर के लिए, या फिर डेल्टा प्लस? एविडेंस नहीं है कितना खतरनाक होगा कितना नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में से क्या वजह होगी तीसरी लहर की? देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें कोई शक नहीं, और वही हमारे हाथ में है।
वायरस किस स्ट्रेन कौन सा आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। वो वायरस अपना रूप बदलता रहेगा। आरएनए वायरस है, जितनी बार म्यूटेट होगा उसके अंदर एरर होते रहेंगे, एरर होंगे, उसी को म्यूटेशन कहते हैं। सारे म्यूटेशन से हमें मतलब नहीं होता। कुछ म्यूटेशन वायरस के लिए हानिकारक होते हैं जो वायरस को ही खत्म कर देते हैं, बट कुछ म्यूटेशन हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं, हमें उनसे मतलब रहता है। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हम बात करते हैं तो उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल जो है सिर्फ इस पे है कि हम अपना जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। जो अभी सर्ज था उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से ज्यादा जो है अगर आप एनालाइज करें तो रोल था वेरिएंट का। सितंबर तक देखिए 1 लाख तक केसेस हमारे डेली बढ़ते गए थे। मार्च में हमने लॉकडाउन लगा था 2020 में 25 मार्च को, और वो बढ़ते गए थे, बट उसके बाद ग्रेजुअल डिक्लाइन था। उसमें हमारे फेस्टिवल भी गए या बिहार का इलेक्शन गया, 5-5 लाख लोगों की भीड़ होती थी, तो और जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करना मुश्किल है, इसलिए केसेस खत्म नहीं हो रहे थे। नहीं तो और तेजी से खत्म हो रहे होते अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते। बट अचानक जो इस तरीके का सर्ज आया कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा जो है हमारा जो है मेन उसका ये था वेरिएंट कि वेरिएंट जो है बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस था कि एक पूरी की पूरी फैमिली को कर दे रहा था। एविडेंसेस अगर कुछ जगह की हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों पे मेट्रो में फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग थोड़ा फॉलो करते थे। अब बाकी जगह अगर आप चले जाइए यूपी और बिहार के, चूंकि हम ने काफी डिस्ट्रिक्ट गए थे, हम लोगों ने ये देखा कि रियली उसको जो है ऑलमोस्ट 0% के आसपास मास्क लोगों का पहनना और ये था। हम जब कहते थे तो लोग कहते थे कि आप लोग टेरर मत फैलाइए, ये लोगों का जवाब होता था कि अननेसेसरली आके आप लोग यहाँ पे टेरर फैला रहे हैं। तो इस टाइप के कमेंट्स कहने को मिलते थे। तो उसके बाद भी वह एक लेवल पे इन्फेक्शन हो रहा था और मेंटेन था, बट जिस तरीके का हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट आया वह जो है, और आप वैसे ही कर रहे हैं, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, थोड़ा सा अगर बहुत हाईली इन्फेक्शियस नहीं है तो चल रहा है उस लेवल पे, लेकिन अगर अचानक आ गया और आपका बिहेवियर वही रहा तो फिर वही होगा जैसे जो हुआ। अभी दूसरी वेव में हुआ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो हमें इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी, हमेशा उसको फॉलो करना पड़ेगा, वही हमारे हाथ में, और तो करते ही रहना पड़ेगा। सर, क्योंकि आप वैक्सीन के इंचार्ज भी है, वैक्सीन ट्रायल के इंचार्ज भी, वैक्सीन को लेकर डेल्टा प्लस अगर आता है और अगर उससे ज्यादा केसेस आते हैं सामने तो क्या जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका कितना असर होगा, उस पर भी सर हम आपसे समझेंगे। हमारे साथ पंचकुला अल्केमिस्ट हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अचिंत नारंग भी हमारे साथ है। अचिंत नारंग, आपको क्या लगता है आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव, क्योंकि एम्स के निदेशक की तरफ से ये कहा गया, डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्तों में तीसरी वेव आ सकती है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बहुत जल्द थर्ड वेव का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए, लोग बाहर निकल चुके हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की फॉलोइंग कुछ दिन तो हमें याद रहती है जब तक पिछली वेव का डर हमारे मन में बना होता है। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे रूटीन में सब बाजार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, जनजीवन सामान्य तौर पे जब चलने लगेगा धीरे धीरे लोग इसको भूलने लगते हैं। लेकिन तभी समय होता है जब वायरस जो है रेप्लिकेट ज्यादा करने लगता है। वायरस मूव नहीं करता है, हम लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और हमारे साथ वायरस मूव करता है और इसी तरह वो रेप्लिकेट करता रहता है। तो जितना हम मूवमेंट बढ़ाते हैं उतना रेप्लिकेशन बढ़ जाता है, जितना रेप्लिकेशन बढ़ेगा उतना उसमें म्यूटेशन होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो म्यूटेशन ज्यादा होंगे तो नए नए स्ट्रेन पैदा हो रहे हैं, जो कि हो सकता है कि जो पिछले वायरस के इन्फेक्शन से नेचुरल इम्यूनिटी मिली है उससे भी ऊपर हो। री इन्फेक्शन के केसेस भी आ सकते हैं। हमारी वैक्सीन कितनी कारगर साबित होंगी उसमें अभी तक तो चलो डेल्टा वेरिएंट तक तो सब वैक्सीन कवर कर रही थी, लेकिन डेल्टा प्लस आ रहा है, इसके बारे में अभी हमें कोई ज्ञान नहीं है कि क्या ये वैक्सीन इस वेरिएंट को भी कवर करेंगी, और अगर कर भी लेती हैं तो क्या गारंटी कि डेल्टा प्लस के बाद कोई और वेरिएंट नहीं आएगा जब रेप्लिकेशन एक स्तर से ज्यादा बढ़ जाएगी। सो तीसरी वेव आना प्रिवेंशन सिर्फ वैक्सीन ही है। सो वैक्सीन की रफ्तार जो है वो थोड़ी तेज और करनी होगी। अभी तक लगभग अगर हम भारत में देखें तो 27 करोड़ के लगभग लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए हैं, और जितना बड़ा हमारा देश है कम से कम वैक्सीनेशन हमें चाहिए होगी 50-60 करोड़ लोगों की, जिससे कि हम रेप्लिकेशन को स्लो कर पाए। अब वो कितनी जल्दी हम उस लेवल को अचीव करेंगे ये समय बताएगा। अभी तक 155 दिन लगे हैं 27 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में। अगर इसी स्पीड से देखेंगे तो 6 महीने और चाहिए हमें
27 को दुगना करने में, यानी 50 से 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। तो तब तक तो थर्ड वेव आ ही जाएगी उससे पहले तो, क्योंकि ये स्तर काफी नहीं होगा वैक्सीनेटेड लोगों का कि वायरस की रेप्लिकेशन को स्लो कर सकेंगे। सो इसलिए थर्ड वेव समय क्या रहेगा, कब आएगी, वो काफी हद तक हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पब्लिक के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करेगा। अभी जैसा ही खुला है, हमने देखा है पर्यटन स्थलों पर भी लोग एकदम से जाने लग गए हैं, सब कुछ एकदम से जनजीवन जो है पहले की तरह अस्त व्यस्त होने लगा है। रेप्लिकेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें। तो इसमें अब कहना मुश्किल है कि वायरस के रेप्लिकेशन में कितने म्यूटेंट वेरिएंट और इसमें से निकल के आएंगे। अब यूके में ऑलरेडी आप अगर देखेंगे तो वहां पे केसेस ऑन द राइज हैं, कैंट एरिया में और आसपास सब जगह पे वेरिएंट स्ट्रेन ही पाए जा रहे हैं। और इंडिया में भी आपने भी बोला कि 7-8 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 7-8 केसेस कुछ सैंपल पॉपुलेशन में से लिए गए हैं। वी डू नॉट नो द एक्चुअल लेवल कि एक्चुअल, क्योंकि अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जितना उसको टेस्टिंग बढ़ाएगी नए वेरिएंट के लिए, तभी तो पता लगेगा कि ये सिर्फ वेरिएंट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अचिंत आपने कही है कि ये तो वो है जो जिनका टेस्ट हो गया, जो सामने आ गए। हो सकता है बहुत सारे केसेस हो जो हमें अभी ना पता हो। डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा, आप ही के पास आते हुए, अगर डेल्टा प्लस आता है, बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर अंचित ने, ये कहा है कि अभी तो सिर्फ ये देखे गए हैं केसेस, और भी हो सकते हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, क्या सिम्टम्स, ये जो 6-7 केसेस भी सामने आए, सिम्टम्स सेम ही है जो हमने डेल्टा में देखे, सेकेंड वेव में देखे, सिम्टम्स अलग भी हो सकते हैं? तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो 6-7 सैंपल है, वो रूटीन जो कोविड पेशेंट्स जो उनको देखे गए थे उसमें से देखा गया है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये बहुत ही छोटा नंबर है बताने के लिए कि इसके सिम्टम्स सेम है या अलग है। जब जीनोटाइपिंग हम ज्यादा नंबर में करेंगे तब हमें एक्चुअली हम कुछ और स्टडी कर पाएंगे। जब जीनोटाइपिंग ज्यादा होगा तब हम एक्चुअली बता पाएंगे कि क्या ये वेरिएंट क्या परसेंटेज में पॉपुलेशन में फैल रहा है। जैसे अभी हम डेल्टा वेरिएंट की अभी बात कर रहे हैं, जब पूरा सेकेंड वेव खत्म हो गया, वैसे हमको वापस थर्ड वेव खत्म होने के बाद नहीं पता करना है कि कौन सा वेरिएंट है। जब जीनोटाइपिक बढ़ेगा तो हम शायद प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमें नया वेरिएंट दिखना चालू हो रहा है, जिसके कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे साइंटिस्ट अगर हमको बताएंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो नेचुरल इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है, या डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो जिसमें वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि हम लोगों को पहले से बता सके कि ये वेरिएंट आ रहा है या इस डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये कौन से एरियाज में है। तब हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। आई थिंक ये लोगों को याद रखना जरूरी है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, हम एक वेरिएंट की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी कोई वेरिएंट हो जो सर्कुलेशन में हो, जिसका अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, इसमें से कौन सा वेरिएंट ज्यादा, किसका संक्रमण ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा घातक होगा, ये हमें कुछ समय बाद ही पता चलता है, पहले से बताना नामुमकिन होता है। इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द रैंप अप करना, जितना हो सके उतना फास्ट, जो हमारे एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, वो जो हम बाहर से वैक्सीन ला सकते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया, हमको बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, क्योंकि 18 से कम वाले जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं मिला है। तो हम जल्द से जल्द जितना पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए, हम वैक्सीन हेजिटेंसी का जो इश्यू, जो लोगों के मन में जो डर है, उसको हमको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन है, पर हम देख रहे हैं कि काफी जगह पर क्या ये वैक्सीन, जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, क्या उन पर असरदार है? डॉक्टर तृप्ति आपके पास आएंगे, डॉक्टर रवि मलिक आपके पास मैं लौटूं, लेकिन उससे पहले संजय राय, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ 4 से 5 मिनट और हैं। डॉक्टर संजय, आप बताइए, ये जो वैक्सीन हमारे पास हैं अभी, क्या ये डेल्टा प्लस या दूसरे जो वेरिएंट्स हैं कोरोना के, उन पर असरदार है? सॉरी, मेरा म्यूटेड था। जी जो डेल्टा था, डेल्टा पे जो भी एविडेंस कंट्री में हमारे जनरेट हुए, वो था कि दोनों ही वैक्सीन लग रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उस पे असरदार हैं। थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं इफेक्ट कम हो, सो वैक्सीन इफिकेसी कम था। बस जो यूके ने अभी जारी किया है, एक शंका जाहिर की हुई है कि डेल्टा प्लस पे जो है, क्योंकि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ठीक ठाक उनके यहाँ भी रिपोर्टेड हुए हैं, और इवन लोग एडमिट भी हुए हैं दोनों डोज के बाद, तो उन्होंने थोड़ी सी ये शंका जाहिर की कि हो सकता है जो है इम्यूनिटी स्केप हो जाए। वहाँ पे 2 ही वैक्सीन लगी है, वहाँ पे जो है 40 साल से नीचे के लोगों को सिर्फ फाइजर लगती है, और उसके बाद 40 से ऊपर लोगों को फाइजर की और इसकी हमारी एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है यहाँ पे वो लगती है।
तो अगर उन पे स्केप हो रहा है तो हमारे लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। बट उन्होंने ये कहा है कि अभी और एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है। अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी कि वो इम्यूनिटी को स्केप कर रहा है। अभी तक जो एविडेंसेस थे डेल्टा के साथ, मैं डेल्टा प्लस पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी बहुत एविडेंसेस नहीं है, अभी सिर्फ नंबर ऑफ केसेस हैं और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है। तो ये खतरे की घंटी हो सकती है, बट अभी कुछ इतना एविडेंस नहीं है कि उस पर हम ये कह सकें कि नहीं वो कंप्लीटली इम्यूनिटी को जो स्केप कर रहा है। तो इम्यूनिटी बाईपास करने की अभी उतनी संभावना नहीं, हो सकता है एफिकेसी कम हो, जितनी सर, मैंने इसीलिए पूछा ये सवाल क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट पर जो एंटीबॉडी कॉकटेल है उस दवा का भी कोई असर नहीं हुआ, पहले पाया गया था। वहां भी एस्ट्राजिंका की उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट उस पे जो है 11% ही उन्होंने पाया था कि इफेक्टिव है। तो ये हो सकता है अलग अलग वेरिएंट पे। तो और वह वेरिएंट अगर सर्कुलेशन में आ जाता है जिसके अगेंस्ट कोई पार्टिकुलर वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहता है तो ये कंसर्न हो सकता है। बट अभी थोड़े से और एविडेंस जनरेट करने की जरूरत है, बट हमें सतर्क तो रहना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा आ जाता है तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ सर, किया क्या जा सकता है? क्या थर्ड वेव को टाला जा सकता है? हेलो, थर्ड वेव को सर क्या टाला जा सकता है? डॉक्टर संजय राय, आवाज मिल रही है आपको सर? हाँ, आवाज आ रही है। अब आवाज आपकी बिल्कुल चली गई थी बीच में। मैं ये पूछ रही हूँ कि भले ही अनुमान ये कि 6 से 8 हफ्ते हो सकता है, 2 महीने या उससे भी ज्यादा, लेकिन क्या मौजूदा समय में थर्ड वेव को टाला जा सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है? आपकी बिल्कुल आवाज नहीं, आप रिपीट कर दें। अभी आपकी आवाज आई है बीच में। आप सर, मैं ये पूछ रही हूँ हो क्या सकता है? मैं नहीं सुन पाया था। डेल्टा प्लस को आप बता रहे कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सिर्फ मॉनिटर करना होगा। फिलहाल ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए। ठीक है डॉक्टर संजय, हम आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, क्योंकि मेघालय में अभी मैंने देखा कहीं कि तकरीबन 5000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है सर? देखिए, आपने सबसे पहला सवाल बड़ा अच्छा पूछा, क्या ये थर्ड वेव को टाला जा सकता है कि नहीं? जी, डेफिनेटली इस थर्ड वेव को टाला जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति जिस तरह से चल रही है उससे हम थर्ड वेव नहीं टाल पाएंगे। अगर 125 दिन में हमने 27 करोड़ वैक्सीनेशन दिया, जब तक हम वैक्सीनेशन 1 करोड़ पर डे नहीं देंगे तो संभवतः हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं और थर्ड वेव के आने की संभावना और खतरा बना रहेगा। पूरी शक्ति और समर्थ लगाने के साथ में सरकार को चाहिए कि अब वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाए, जो कि सरकार ने लगभग प्रॉमिस भी किया कि 1 जुलाई से लगभग 1 करोड़ वैक्सीन देश में लग जाएंगी। अब इसको कंफ्यूजन को मैं डिफरेंट बॉक्सेस में डालते हुए बताऊंगा। सरकार को वैक्सीनेशन बढ़ानी चाहिए और जो वायलेट कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वो अपनी ही नहीं दूसरों की जानों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी चीज आते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनको विजिलेंस रखनी चाहिए। जल्द से जल्द ज्यादा टेस्टिंग करके देखना चाहिए डेल्टा प्लस है क्या, वैक्सीन इस पर कारगर है कि नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी पूरी शोध नहीं हुई है। इसके ऊपर शोध होनी चाहिए, क्योंकि अगर थर्ड ब्रेक की आउटब्रेक हो गई डेल्टा प्लस के और हमारे पास डाटा नहीं हुआ तो हमें प्रॉब्लम होगी। और तीसरी तरफ पब्लिक है, पब्लिक को ये जान लेना चाहिए कि हमें अब जीरो टॉलरेंस मॉर्टेलिटी के लिए होनी चाहिए। अब हम बहुत सारे लोगों को लूज नहीं कर सकते हैं। वी हैव लॉस्ट मेनी पीपल इन दिस कंट्री। अब हम इनको ज्यादा लूज नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का जो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो उसको फॉलो नहीं कर रहा, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप रैश ड्राइविंग से किसी को मारते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चलता है ना। इसी तरह से अगर आप बिना मास्क के ये बीमारी फैलाते हैं और लोगों की जान को खतरे में डालते हैं, सो इट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी, दे शुड टेक इट। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जहां पर जो वैक्सीन उपलब्ध हो, आप वेट नहीं कीजिएगा हमारे कंट्री में फाइजर आएगी, मॉडर्ना आएगी तो हम लगाएंगे। जो वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको उपलब्ध हो, इमीडिएट आप उसको वैक्सीन को लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रखना बहुत जरूरी है। हम लोग सब जानते हैं हैंड हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल वेंटिलेटेड रूम्स को रखना में रहना बड़ा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखिए। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन बताना चाहूंगा, हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, हमारे बच्चे वल्नरेबल हैं और वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है और अगर इस बार आया तो वो उनकी तरफ रुख करेगा जो वल्नरेबल हैं, जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है। तो हो सकता है वो अपना रूप प्रतिरूप चेंज करके आए और हमारे बच्चों को इफेक्ट करे। तो हमें अपने बच्चों को खास करके प्रोटेक्शन में रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, और किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। डॉक्टर रवि मलिक, फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगी कि क्या मेघालय में जो 5000 बच्चे संक्रमित हुए हैं, क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत है? लेकिन संजय, डॉक्टर संजय के पास एक बार मुझे वही सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
हो क्या सकता है, थर्ड वेव को लेकर हमारी कितनी तैयारी, और क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए क्या जो वैक्सीन का ट्रायल है सर वो शुरू हुआ है, कि कितनी एफिकेसी है और कितनी नहीं? देखिए, ट्रायल जब तक ट्रायल होगा और ट्रायल करके जो डेटा आएगा तब तक इफिकेसी का डेटा आने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप 2 डोज देंगे, 2 ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो इफिकेसी नहीं किया जा सकता। इसका जो है अभी जो है तुरंत लैब टेस्ट किया जाता है, जो अभी बाकी वेरिएंट के लिए भी किया गया, कि क्या लैब में हम वायरस को जो है कल्चर करके और ये वैक्सीन की जो है ये देखते हैं कि रियली उस पर इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही किया जा सकता है। दूसरा भी करना जो है सम टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक हम उसका एफिकेसी पता करेंगे तब तक जो है वह उसका जो इम्पैक्ट आना होगा आ चुका होगा। जहां तक आपने पूछा इसका कि बच्चों का, तो मैं बच्चों के बारे में बता दूं, और कई स्टडीज आ चुकी हैं। एक अभी हम लोगों ने भी WHO के साथ एम्स की स्टडी थी उसका, या जो सीरो सर्वे हुआ था जो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन की दर कितनी है, वह बताता है सीरो सर्वे से कि एंटीबॉडीज कितने लोगों में आ गई हैं। बेस्ट एविडेंस उसी से होता है, टेस्ट करके या इतने लोगों को पाया गया उससे नहीं होता। जो भी सीरो सर्वे बताते हैं कि बच्चे उतने ही इन्फेक्ट हैं, ये हमारी एक धारणा है, शायद परसेप्शन हो गया है कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, इसलिए कि बच्चों में डिजीज अभी भी बहुत ही माइल्ड है। 17 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया में केसेज हो चुके हैं, लेकिन बच्चों में सिम्टम्स नहीं आते हैं, और तो ये हम मान के चलते हैं कि बच्चे अभी वल्नरेबल हैं और डिजीज बहुत ही माइल्ड है। जबकि जो भी सीरो सर्वे हुआ, मैं अगर कंट्री लेवल सीरो सर्वे की बात करूं, थर्ड ICMR ने थर्ड सीरो सर्वे किया था, 24% एडल्ट थे, 18 साल से कम के बच्चे जो है उसमें जो है ये थे आपके 27%। दिल्ली की बात करूं 51% जो है एडल्ट थे, 54% जो है बच्चे थे। तो ये न कि आएगा थर्ड वेव और बच्चों को सिर्फ इफेक्ट करेगा, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आएगा तो सबको इफेक्ट करेगा। अगर कोई नया वायरस आ गया तो फिर सारे ही पॉपुलेशन को, अगर नेचुरल इम्यूनिटी को इन्वेट करने की क्षमता रखता है तो सबको रखेगा, और नहीं तो सिर्फ बच्चों को स्पेशली करेगा। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये जो है क्यों ऐसा कहा जा रहा था, इसका मेरे समझ में ये नहीं आया। तो एटलीस्ट एज ए पब्लिक हेल्थ या एपिडेमियोलॉजी की तरफ से मैं कह सकता हूं कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जो 5000 केसेस की आप बात करें तो 5000 तो कुछ नहीं है। अगर आप सीरो सर्वे की करें तो करोड़ों में बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं, कई करोड़ बच्चे इन्फेक्ट इस देश के अभी तक हो चुके हैं। सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर 54% बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं, अगर 18 साल से देखिए तो कितने न हो गए, तो कई लाख बच्चे सिर्फ दिल्ली में इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो होगा, अगर कोई ऐसा स्ट्रेन नया आ जाता है जो हाईली इन्फेक्शियस है, किसी भी ग्रुप को कर सकता है, तो बच्चों को भी कर सकता है, एडल्ट को भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। और अगर सेम वायरस सर्कुलेट कर रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में जाएगा। जैसे अभी भी बच्चों को माइल्ड डिजीज लग रही है, पूरी दुनिया के जो एविडेंसेस हैं कि बच्चों में लार्जली माइल्ड है, बहुत ही रेयर बच्चों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वही अगर ट्रेंड रहा तो ये कह सकता हूं कि ठीक है। दूसरा, वैक्सीन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सीवियरिटी को कम कर रहा है और हमारा जो है डेथ कम कर रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन कम करेगा। वैक्सीन देने का जो मेन बेनिफिट मिलने वाला है। हमने पहले सोचा था कि शायद इन्फेक्शन को भी बहुत ज्यादा कम करने में मदद मिलेगी, उतना इन्फेक्शन को कम करने में मदद नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, सीवियरिटी नहीं होती, माइल्ड डिजीज होता है, तो फिर हमें इससे ज्यादा और नहीं चाहिए। जो वैक्सीन का अभी तक जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है वह हमें जो है सीवियरिटी को रोक रहा है। अगर डेथ रुक जाए, सीवियरिटी रुक जाए, हमारे हेल्थ सिस्टम पे बर्डन न रहे, तो माइल्ड डिजीज अगर एसिम्प्टोमेटिक रहे या बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसा माइल्ड डिजीज, यानी डॉक्टर संजय ये कह रहे हैं कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं कि थर्ड वेव बच्चों को ही टारगेट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और बाकी खास मेहमानों से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या थर्ड वेव जो आएगी इसका मतलब बच्चों को ही टारगेट करेगी, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और किस तरीके से थर्ड वेव के लिए हमारी तैयारी हो, किस तरीके से बच्चों को भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि सेकेंड वेव में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है। अब जो नया वेरिएंट सामने आया है वो है डेल्टा प्लस। ये कितना खतरनाक है? क्या थर्ड वेव डेल्टा प्लस के कहर से ही आएगी, या फिर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, क्या वो एक कारण रहेगा थर्ड वेव का? सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अभी डॉक्टर संजय ने कहा कि दिल्ली के आंकड़े को अगर ले लें तो 54% बच्चे संक्रमित हुए हैं, माइल्ड सिम्टम थे, नहीं पता चल पाए, तो फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा था कि थर्ड वेव में बच्चों को ही ज्यादा उनके संक्रमित होने की संभावना है? वो जेड़ा गिरधारी दा काला चिट्ठा
डॉक्टर रवि मलिक। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा, क्योंकि अभी डॉक्टर संजय ने जो आंकड़े गिनाए वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वेव जब आई थी तब भी बच्चे संक्रमित हुए, वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड वेव में भी हमने देखा कि बहुत संख्या में बच्चे संक्रमित हुए हैं और ये दुनिया भर में संक्रमित हुए हैं। तो फिर क्या ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि थर्ड वेव सिर्फ बच्चों को टारगेट करेगी, क्योंकि अब तो ट्रायल भी शुरू हो चुका है बच्चों के लिए वैक्सीन का, उसको मंजूरी मिल चुकी है। जी, ये एकदम बिल्कुल सही बात है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है या कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो थर्ड वेव या कोई भी वेव होगी वो बच्चों में होगी। हमने देखा है पिछले दोनों वेव में देखा है बच्चे उतने ही संक्रमित हुए हैं। सिर्फ अंतर इतना रहा है कि बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन होता है। जैसे आप कोई घर में देखोगे, जितने सब बड़े लोग हैं सबको लक्षण आ जाता है पर बच्चों को लक्षण नहीं आते, तो हम ये समझ के चलते हैं कि बच्चे बच गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उनको लक्षण नहीं आते या आते भी है तो बस बहुत माइल्ड लक्षण आते हैं। काफी बार उनका टेस्टिंग भी नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसा पिक्चर मिलता है कि बच्चों में संक्रमण नहीं हुआ है और शायद फ्यूचर वाले वेव्स में होगा। पर ये सीरो स्टडीज जिसमें हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं, ये एंटीबॉडीज में हम देख चुके हैं कि बच्चों में और अडल्ट्स में उतना ही एंटीबॉडी लेवल, उतने ही परसेंटेज में एंटीबॉडीज मिले हैं। तो जो अगला वेव आएगा वो शायद वैसा ही होगा, अडल्ट्स को भी उतना ही इफेक्ट करेगा, बच्चों को भी उतना ही करेगा। सिर्फ ये है कि थर्ड वेव अगर थोड़े कुछ महीनों बाद आएगा तो जो अडल्ट्स है उनमें वैक्सीनेशन काफी हो चुका होगा, तो अडल्ट्स काफी वैक्सीनेशन की वजह से बच सकते हैं। अगर ये जो नया वेव होगा ये वैक्सीन इम्यूनिटी से प्रोटेक्शन रखेगा तब। पर हमें ये समझ के हम हमेशा कहते हैं दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट ट्राई योर बेस्ट। तो हो सकता है वेव कल चालू हो सकता है 6 हफ्ते बाद हो सकता है 4 महीने बाद हो। हम सेकेंड वेव से अभी उभरे हैं, हमें पता है कि हमको कौन सी चीज काम करती है, कौन सी चीज हमें नहीं दोहरानी है, और जो चीजें नहीं दोहरानी है वो हमें ध्यान रखना है। जैसे हमको नो मास्किंग के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, वो सबसे जरूरी बात है। डॉक्टर रवि मलिक, पीडियाट्रिशियन मैं बताना चाहूंगा, मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा डिफर करूंगा। बच्चे जो हैं हमारे वल्नरेबल हैं, हमें किसी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ये 60 करोड़ बच्चों का सवाल है। 18 साल से छोटे जो हमारे बच्चे हैं वो लगभग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आते हैं। एक छोटी सी स्टडी जरूर एम्स में हुई है अंडर द सुपरविजन ऑफ WHO, जिसमें केवल 750 बच्चों को लिया गया था। 750 बच्चे, 60 करोड़ बच्चों का पूरा आंकड़ा नहीं बता सकते। अभी ये स्टडी चल रही है, इसकी इंटरिम रिपोर्ट आई है, बाकी रिपोर्ट आएंगी। लेकिन इस रिपोर्ट में भी ये आया है कि जो बच्चे हैं वो 8% बड़ों से ज्यादा वल्नरेबल है, मतलब उनकी एंटीबॉडीज 8% जो है वो कम बनी हुई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में देखिए वायरस भी अपने आप को म्यूटेट करके आ रहा है और वो वल्नरेबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। अब जिस तरह से वैक्सीनेशन बढ़ रही है, बड़े हमारे बहुत सारे वैक्सीनेट हो जाएंगे संभवतः आने वाले 4 महीने में। और अगर 4 महीने के बाद में वेव आती है और बच्चे वल्नरेबल रहते हैं, दूसरी चीज बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होती है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं, इस वेव में भी मैंने वो कॉम्प्लिकेशन काफी डायग्नोज की है बच्चों के अंदर, जिसे हम MIS कहते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो बड़ों में नहीं होती है, ये जानलेवा बीमारी होती है। और इसका इलाज पीडियाट्रिक ICUs में ही होता है। इस बार भी दिल्ली में काफी बच्चे हम लोगों ने पूरे देश के अंदर काफी बच्चे MIS के डायग्नोज किए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर जो है हमें लाइटली लेना चाहिए। मैं सारे अभिभावकों को आपके फोरम से कहना चाहूंगा, बच्चों को प्रोटेक्टेड रखिए, किसी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। इस बात से मैं डॉक्टर्स की एग्री करता हूं कि ये वेव ऐसी नहीं आएगी कि केवल बच्चों को इफेक्ट किया जा रही है, बड़ों को नहीं कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे वल्नरेबल हैं, वो बड़ों और बच्चों दोनों को इफेक्ट करेगी। लेकिन अभी स्टडीज जारी हैं, शोध जारी हैं। जब तक हमारे बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो जाते, प्रोटेक्टेड नहीं हो जाते, हमें उन्हें प्रोटेक्शन में रखना है। पहली वेव में हमने देखा बच्चे अफेक्टेड थे, कम थे। सेकेंड वेव में ज्यादा थे। थर्ड वेव के अगर संभवतः वायरस ने अपना रूप प्रतिरूप बदल लिया, क्योंकि वायरस की भी अपनी सर्वाइवल का क्वेश्चन है, अगर वो अपना रूप प्रतिरूप बल्कि विकराल रूप लेके अगर आता है, प्रचंड रूप लेके आता है, तो बच्चों को इफेक्ट कर सकता है। तो हमें बच्चों को जो है बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए। सरकार से भी विनती है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है बच्चों के लिए तुरंत ला के हमारे देश में लगनी शुरू होनी चाहिए, और जिनके ट्रायल शुरू हो गए फटाफट से उनके ट्रायल खत्म होने चाहिए। 3 हफ्ते पहले ही मैंने 3 और 4 महीने के बच्चों को भी डायग्नोज किया है। ऐसा भी नहीं है कि छोटे बच्चे इफेक्ट नहीं हो सकते हैं कोरोना से, तो बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं।
एंड वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट आवर चिल्ड्रन। और जब तक पूरे शोध के रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक ये डेल्टा वेरिएंट का कंफ्यूजन नहीं खत्म होता, जब तक जी। हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं इस्तेमाल करते, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, हमें किसी ओवर कॉन्फिडेंस में रहना नहीं चाहिए। इस बार भी हमने बहुत जाने गंवाई। आप इमेजिन कीजिए, रोज के 4-4, 5-5 हजार लोगों की मृत्यु हुई है। जी। तो थर्ड वेव में हम वी शुड बी कॉशियस, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एवरीबॉडी। डॉक्टर अचिंत, आप कैसे देख रहे हैं थर्ड वेव के लिए? फिर हम कितने तैयार हैं? देखिए, हर वेव में पहले से ज्यादा तैयारी रहती है। पहली वेव से हमने बहुत कुछ सीखा, तो दूसरी वेव में हम लोग कुछ हद तक प्रिपेयर्ड थे किस तरह से पेशेंट्स को मैनेज करना है, स्पेशली जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं, आईसीयूज में पहुंच जाते हैं। पर वायरस भी म्यूटेट कर जाता है। हालांकि हमारी तैयारी थी, फिर भी पहली वेव से ज्यादा केसेस दूसरी वेव में हुए। कहीं ना कहीं या तो उसमें पब्लिक की लापरवाही थी, या हमारी तैयारी में ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम सोच रहे थे कि पहली वेव से हमने अच्छे से निपट लिया है तो हम दूसरी वेव को भी ठीक से डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एटलीस्ट इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव जो था वो 4 गुना ज्यादा था पहली वेव से। नंबर 2, अब थर्ड वेव में क्या हम पहली वेव की तरह ही अभी भी लापरवाही बरतेंगे, अभी भी ढीले चलेंगे, या और सतर्क रहेंगे? ये देखने वाली बात है। वैक्सीनेशन बढ़ रही है, मुझे उम्मीद है कि थर्ड वेव का इम्पैक्ट उतना नहीं होना चाहिए जितना सेकेंड वेव में हमने देखा, क्योंकि जितनी सीरियसनेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं उस हिसाब से इंसान सीखता भी है। नई नई दवाइयां भी आ रही हैं, वायरस के बारे में भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो काफी दवाइयां डेवलपमेंट में हैं। वैक्सीनेशंस मेजरली अभी भी यूके में फाइजर और कोविशील्ड दोनों ने उन्होंने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट तक तो सब कवर हो ही रहा है। डेल्टा प्लस अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न वैसे भी नहीं है, तो होपफुली ऐसा ना हो। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वायरस ऑफ कंसर्न बने ही ना वो, और सिर्फ हम इंटरेस्ट तक ही रह जाए, और जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाए, तो थर्ड वेव शायद थोड़ी कम हो भी सकती है। जहां तक बच्चों का सवाल है, वो नेचुरली मेरी ऑब्जर्वेशन इसमें ये रही है, दोनों वेव्स में बच्चे डेफिनेटली संक्रमित हुए हैं, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से सिवियर डिजीज में लैंड बहुत कम परसेंटेज ऑफ बच्चे किए हैं। और उनके भी हमने ये तो नेशनल डेटा में भी हम जानते हैं कि बच्चों में बहुत हमने जाने नहीं गंवाई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, हमारे देश का भविष्य है। तो ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अगली वेव में वल्नरेबल पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम देखें, क्योंकि 18 साल से कम आयु के बच्चे अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनमें ज्यादा चांसेस है कि इन्फेक्शन हो। ठीक है, इन्फेक्शन ज्यादा हो सकती है, पर क्या वो इन्फेक्शन सीरियस होगी, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर रहती है बुजुर्ग लोगों से। उन लोगों जिनमें कोमॉर्बिडिटीज या बाकी बीमारियां होती हैं वो ज्यादा सीरियस हुए। तो बच्चों में सीरियस डिजीज ज्यादा देखने को मिलेगा, ये कह पाना थोड़ा अभी मुश्किल है। इन्फेक्शन का लेवल ज्यादा हो सकता है, बट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बिल्ड हर्ड इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन, इन आवर कम्युनिटी। उसी से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगा जितना इन्फेक्शन होगा, और तभी ये रेप्लिकेशन अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं रुकेगा। यानी आप कह रहे हैं कि जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने कहा कि तैयार तो हमें रहना होगा, सतर्क रहना होगा। डॉक्टर तृप्ति, लेकिन डॉक्टर अंचित ने बहुत महत्वपूर्ण बात भी ये कही कि अब क्योंकि बार बार म्यूटेट हो रहा है, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, हम फर्स्ट वेव को भी अगर देखें, मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट वेव से सीखा जरूर था, लेकिन इस बार सेकेंड वेव में तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी सिचुएशन। हो सकता है आप लोग शायद इत्तेफाक ना रखें, लेकिन जिस तरह से केसेस हो रहे थे, जिस तरह से लगातार हजारों हजारों मौतें एक एक दिन में हो रही थी, लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, तो तैयारी उस लेवल की तो थी नहीं। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि वेरिएंट जब चेंज होता है, जब म्यूटेट करता है, तो ट्रीटमेंट का तरीका भी बिल्कुल अलग हो जाता है? फिर तैयारियां जो पिछली हमारी होती, जो हम पिछले सबक लेते हैं, वो धरी की धरी रह जाती हैं, तो फिर कैसे तैयारी हो? नहीं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ है कि पहले वेरिएंट में और दूसरे वेरिएंट में ट्रीटमेंट पूरा चेंज हुआ है। ट्रीटमेंट कोई भी वेरिएंट हो, ट्रीटमेंट वही रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि जो हमने पहले वेव में जो तैयारी की वो सेकेंड वेव में वेस्ट हो गई। सेकेंड वेव में बहुत सारी चीजें हुई। एक तो 4-5 महीने का लल था, लोगों को लगा कोविड पे हमने मात दे दिया। उस पूरे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में नया वेरिएंट आया। हमारा वैक्सीनेशन इतना अच्छा नहीं था। जब नया वेरिएंट आया तब हमारा वैक्सीनेशन बस 1-1.5 महीना हुआ था चालू होकर। तो और दूसरी बात, सेकेंड वेव से हमने बहुत कुछ सीखा है। सेकेंड वेव में हमने देखा है कि हमें ऑक्सीजन की कैसी तैयारी करनी है हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डेफिनेटली हम नहीं चाहते ऐसी कोई वेव आए, पर हम सेकेंड वेव से काफी सबक ले चुके हैं। हमारा वैक्सीनेशन डेफिनेटली रैंप अप हो गया है और रैंप अप होगा भी। और हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, हमें ये याद रखना है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि एक वेव खत्म हो जाएगा उसका मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो गया। हमें तीसरे वेव का डर हमेशा बनाए रखना चाहिए।
जब तीसरे वेव का डर होगा तभी हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहेगा, तभी लोग वैक्सीनेशन भी जाकर लेंगे। हमें अगले 2-3 महीने सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पे पूरा फोकस रखना चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक, आप किस तरीके से सलाह देंगे लोगों को भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग भूलते जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए? आपको लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों की वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए? बिल्कुल, देखो तैयारी में 3-4 चीजें बड़ी जरूरी हैं। सरकार की लेवल पे वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होनी चाहिए। कम्युनिटी लेवल के ऊपर नेशन को हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप अपनी वैक्सीनेशंस भी लगाइए, अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखिए, अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाइए, अपनी जितनी कोमॉर्बिड कंडीशंस है उनको कंट्रोल में रखिए कि बाई चांस थर्ड वेव आती भी है और आपको कोरोना होता भी है तो मृत्यु ना हो। वैक्सीनेशन ड्राइव तेज होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है। बच्चों को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करके हमें रखना है। बच्चों की जितनी जल्दी आए वैक्सीनेशन हमें लगा देनी चाहिए। थर्ड वेव की तैयारी होनी चाहिए। इस बार की तरह नहीं होना चाहिए कि दवाइयां शॉर्ट हो रही हैं या और बाकी चीजें शॉर्ट हो रही हैं। थर्ड वेव की हमें पूरी तैयारी होनी चाहिए। संभवतः हो सकता है थर्ड वेव ना ही आए, लेकिन अगर आती है तो हम लोग पूरे परिपक्व परिपूर्ण रहें अपने सारे रिसोर्सेज के साथ में, ताकि हम उसको अच्छे से करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे को बच्चों के लिए भी स्पेशल पीडियाट्रिक आईसीयूज और बड़ों के लिए भी आईसीयूज रखने चाहिए, जहां पर की जानें बचती हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई एम्पल मात्रा में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का पार्ट ना बने। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर तृप्ति आपका, डॉक्टर अचिंत आपका, डॉक्टर रवि मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस हेल्दी डिस्कशन के लिए। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई हिस्सों में वक्त से पहले ही पहुंच गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है, कुछ तस्वीरों की शक्ल में उसकी बानगी आपके सामने आ गई है। बरसाती नाले और नदियां लगातार हो रही बरसात से उफनने लगी हैं, और इस बरसात की वजह से उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आई उसने सिरहन पैदा कर दी है। उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक के कई इलाकों में इस पहली बरसात ने परेशानी का आलम पैदा कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले तो पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान भी है, यानी आफत की बरसात अब शुरू होने वाली है।